आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल आत्मशुद्धि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चित्त की भूमियों के बारे में। चित्त की भूमियाँ क्या होती हैं, चित्त की भूमियाँ किसे कहते हैं, या कितनी हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा चित्त की भूमियाँ जो हैं कितनी बताई गई हैं, ये हमारा टॉपिक है। चित्त की भूमियों के बारे में सिर्फ हम जानेंगे इस वीडियो में। चित्त क्या होता है, चित्त का अर्थ क्या है, चित्त का स्वरूप कैसा होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। और योग का अर्थ क्या होता है, योग की परिभाषा क्या होती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में। तो चित्त का अर्थ और चित्त का स्वरूप मैंने आपको बता दिया था कि चित्त किसे कहते हैं, चित्त क्या होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चित्त की भूमियाँ क्या होती हैं। चित्त की भूमियाँ होती है, चित्त की अवस्थाएं होती हैं। क्या होता है कि हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं तो हमारे जो चित्त की जो अवस्था होती है वो बदलती रहती है। मतलब हमारा चित्त जो है वो चेंज होता रहता है ना। चित्त की जो प्रवृत्ति है वो चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ते पढ़ते हमारा मन करा खेलने का। हम खेल रहे हैं, खेलते खेलते हमारा मन करा पढ़ने का। पढ़ते पढ़ते हमारा मन करा सोने का। तो इस तरह क्या है, विचार, ये जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तरह तरह के विचार हमने जाना था कि हमारे चित्त में कहीं हर सेकंड में क्या है, कभी कोई विचार। हमारा मन क्या है, स्थिर नहीं है। लेकिन योग के द्वारा हमें क्या करना है, इस मन को, इस चित्त को स्थिर करना है। तो चित्त की जो ये अवस्थाएं हैं जो बदलती रहती हैं, जिसके कारण हम क्या है, हम अपने काम का ढंग भी क्या है, बदलते रहते हैं। कभी हम पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते फिर हमारा उसमें जो मन है, हमारा चित्त जो है वो नहीं लगा, फिर हम खड़े होकर खेलने चले गए। खेलते खेलते फिर हमारा मन दोबारा पढ़ने का नहीं करा, या कई बार हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा सोने का मन कर गया। हम जो है एक एकाग्रता नहीं ला रहे, कंसंट्रेशन नहीं ला पा रहे हैं, है ना। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा लीन है, पढ़ते पढ़ते हम बहुत ज़्यादा लीन हो गए हैं पढ़ाई के अंदर। तो क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ गया, एकाग्रता बढ़ गई है ना। तो ये भी क्या है, ये भी चित्त की अवस्था हो जाएगी। इसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। तो इसी तरह क्या है, चित्त की जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं। इन अवस्थाओं को चित्त की भूमियाँ कहते हैं। चित्त की भूमियाँ कहा जाता है। वैसे तो अब देखा जाए तो ये कई हजार होती हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने क्या है, ये 5 बताई हैं। इन 5 के अंदर ही बाकी जो है समाहित हो जाती हैं, या बाकी हम कह सकते हैं कि बाकी भी इन 5 में आ जाती हैं, है ना। इसी इन 5 में ही बाकी भी समाहित हो गई हैं, बाकी भी इनके अंदर ही काउंट हो गई हैं। तो 5 कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इन 5 के नाम क्या हैं। इन 5 अवस्थाओं के, इन 5 भूमियों के नाम है क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, इट्स अ 5 स्टेट ऑफ माइंड। इट इज, फर्स्ट इज क्रिस्पा स्टेट ऑफ माइंड, सेकेंड इज स्टूपिड स्टेट ऑफ माइंड, थर्ड इज neurotic state of mind, fourth is एकाग्र state of mind, and 5 is niru state of mind. First is crispa state, second is stupid state, third is neurotic state, fourth is एकाग्र state, and 5 is निरुद्ध state. तो these are 5 state of our mind. ये चित्त की 5 भूमियाँ हैं, 5 अवस्थाएं जिन्हें चित्त की भूमियाँ कहा जाता है। तो सबसे पहली भूमि की बात करते हैं, पहली अवस्था की बात करते हैं, जिसे क्षिप्त अवस्था कहा जाता है। चित्त की पहली अवस्था को क्षिप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के अंदर रजोगुण बड़ा होता है, रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है, और बाकी सत्व और तमोगुण जो है वो दबे रहते हैं। यानी रजोगुण जो है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, बाकी दोनों गुण जो है सत्व और तम ये दबे रहते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है कि वो धर्म की तरफ, अज्ञान की तरफ, अधर्म की तरफ, यानी धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग वैराग्य, क्रोध द्वेष, इनकी तरफ जो है वो ज़्यादा अग्रसित, इन सब की चीज़ों तरफ वो ज़्यादा बढ़ता है। ऐसी मनुष्य की प्रकृति होती है इस अवस्था में। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, क्षिप्त अवस्था कहा जाता है। हमारे चित्त की क्षिप्त अवस्था कहा जाता है। इट्स अ क्रिस्प स्टेट ऑफ अवर माइंड। इन दी स्टेट ऑफ माइंड रजोगुणा प्रिवेल्स एंड सत्वगुणा एंड तमोगुणा आर सप्रेस्ड। रजोगुणा prevails, sattva and tamoguna are suppressed. Second, in these state the tendency of a human has become is in anger, adharma,
religion, knowledge, ignorance, etc. This state of mind is also known as क्रिस्पा स्टेट ऑफ माइंड, क्षिप्त अवस्था। दूसरी अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी अवस्था को मूढ़ अवस्था कहा जाता है। चित्त की दूसरी अवस्था को मूढ़ अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में तमोगुण ज़्यादा बड़ा रहता है, बाकी सत्वगुण और रजोगुण दबे रहते हैं। मतलब इस अवस्था के अंदर, मूढ़ अवस्था के अंदर जो तमोगुण है, तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है, बाकी दो गुण जो है सत्व और रज वो दबे रहते हैं। तमोगुण ज़्यादा बड़ा रहता है, ज़्यादा प्रधानता तमोगुण की रहती है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर मनुष्य की प्रकृति कैसी हो, मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहता है, ज़्यादा जाता है अधर्म की तरफ, अज्ञान की तरफ, राग की तरफ, क्रोध की तरफ, द्वेष की तरफ, इन सब की तरफ जो है वो ज़्यादा अग्रसित होता है। इन सब की तरफ वो ज़्यादा बढ़ता है। तो और ज़्यादातर ये जो प्रवृत्ति है, ये नेचर जो है ज़्यादातर नीच मनुष्यों के अंदर देखा गया। मतलब नीच मनुष्यों के अंदर ज़्यादातर ये प्रवृत्ति जो है ये पाई जाती है। ये अवस्था, मूढ़ अवस्था जो है चित्त की, ये पाई जाती है। इस अवस्था को मूढ़ अवस्था कहते हैं, चित्त की मूढ़ अवस्था कहा जाता है। It's a second state of our mind. This state is also known as stupid state of our mind. यानी मूढ़ अवस्था, it is also known as stupid state of mind. In this state of mind, the tendency of human being has in angerness, ignorance, अधर्मा, अनऐश्वर्या, etc. And क्षिप्त अवस्था और stupid state of mind, in this state tamoguna prevails, rajoguna and sattva are suppressed. This state has most of the people which this state most of the human being who has lowly human beings, यानी दिस स्टेट ऑफ माइंड हैज़ लोली ह्यूमन बींग्स। ये नीच मनुष्य की प्रवृत्ति, नीच मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है मूढ़ अवस्था। तीसरी अवस्था जो है चित्त की, तीसरी भूमि है वो है विक्षिप्त अवस्था। चित्त की तीसरी अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। चित्त की तीसरी भूमि को विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में सत्वगुण ज़्यादा बड़ा होता है, सत्वगुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है। रजोगुण और तमोगुण जो है वो दबे हुए रहते हैं। मतलब जो सत्वगुण है वो सबसे ज़्यादा, उसका जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा, उसकी प्रधानता ज़्यादा रहती है सत्वगुण की। तमो और रजोगुण की प्रधानता कम रहती है। इसके अलावा इस प्रकृति में मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है, मनुष्य की टेंडेंसी कैसी होती है कि वो धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जो है एक सकारात्मकता वाली जो प्रकृति है वो इसमें ज़्यादा होती है। यानी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा अग्रसित, ज़्यादा जो है बढ़ता है। इसके अलावा और ये जो प्रकृति होती है ज़्यादातर ऊंच मनुष्यों के अंदर, ये प्रकृति विक्षिप्त अवस्था ज़्यादातर ऊंच मनुष्यों में पाई जाती है। तो इट्स अ थर्ड स्टेट ऑफ अवर माइंड, इट इज़ विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था इज़ in English is also known as neurotic state of our mind. विक्षिप्त अवस्था, it's a neurotic state of our mind. In this state, neurotic state of mind, in this state sattva-guna prevails and the rajoguna and tamoguna are suppressed. Sattva-guna prevails, rajoguna and tamoguna are suppressed. In this state, यानी neurotic state of our mind. In this state, the tendency of a human being has become in knowledge, aishwarya, religion, etc. And most of the people has highly human being. This state of mind has has highly human being. यानी ये स्टेट जो होती है ज़्यादातर ऊंच मनुष्य की होती है। ये प्रवृत्ति ज़्यादातर ऊंचे मनुष्यों में ही पाई जाती है।
दिस स्टेट ऑफ माइंड हैज़ मोस्ट ऑफ इन बिकम हाईली ह्यूमन बींग्स। चौथी अवस्था की बात करते हैं। चौथी अवस्था जो है, चित्त की चौथी अवस्था को एकाग्र अवस्था कहा जाता है। एकाग्र अवस्था के अंदर क्या होता है, हमारा जो चित्त है वो, हमारे चित्त की वृत्तियों का जो प्रवाह है वो एक ही विषयों में निरंतर बना रहता है। एक ही विषय की तरफ, एक ही सब्जेक्ट की तरफ उसका जो प्रवाह है, जो फ्लो है वो बना रहता है। उसका प्रवाह निरंतर एक ही विषयों पर, चित्त की वृत्तियां जो है टिकी रहती है, उनका प्रवाह एक ही विषय पर बना रहता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो एक कंसंट्रेशन होता है माइंड का वो बना रहता है, इसलिए इसे कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। इसके अलावा इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। यानी ये जो अवस्था है चित्त की, इसको संप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। समाधि में ये काउंट होती है, ये चित्त की अवस्था। और समाधि कौन सी है, संप्रज्ञात समाधि है। तो इट्स अ 4 स्टेट ऑफ आवर माइंड। एकाग्र अवस्था, इट्स अ 4th स्टेट ऑफ आवर माइंड। एकाग्र अवस्था इज ऑल्सो नॉन एज एकाग्र स्टेट ऑफ आवर माइंड। इन दी स्टेट ऑफ माइंड, in these state of mind, our chitta, the flow of the tendencies, the flow of the tendencies of our chitta has the, हम कह सकते हैं कि when the flow of the tendencies of the mind in the same subject remains constant, the flow of the tendencies of the mind in the same subject remains constant, this is called concentrated state or ekagra state of our mind. In these state our chitta is pure as like a sparkling crystal, एज लाइक अ स्पार्कलिंग क्रिस्टल। इस अवस्था में हमारा, एकाग्र अवस्था के अंदर हमारा चित्त कैसा होता है, चमके हुए स्फटिक मणि की तरह लगता है। एज प्योर लाइक अ स्पार्कलिंग क्रिस्टल, आवर चित्त इज like a sparkling crystal, looks like a sparkling crystal. And ekagra avastha is also known as संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि। तो ये चित्त की चौथी अवस्था थी। पांचवी भूमि या पांचवी अवस्था, चित्त की पांचवी अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहा जाता है। निरुद्ध अवस्था में क्या होता है, निरुद्ध अवस्था में चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, सभी वृत्तियों का क्या है, निरोध हो जाता है। सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की सभी वृत्तियां जो है उनका निरोध हो चुका होता है। कोई भी पदार्थ जानने लायक या जानने को नहीं होता, कोई भी पदार्थ जानने में नहीं रहता। 5 कलेश, जो कलेश होते हैं वो 5 कलेश, कर्माशय, जन्म मरण, जो संस्कार हैं, सभी क्या है, नष्ट हो जाते हैं। कुछ भी जानने लगे इस, और इसीलिए इस अवस्था को क्या होता है, इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि भी कहा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में क्या है, कुछ भी जानने लायक, कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय जानने लायक नहीं रहता। सभी वृत्तियां जो है, चित्त की जितनी भी वृत्तियां, उन सबका निरोध हो चुका होता है, वो सभी नष्ट हो चुकी होती हैं। इसीलिए इसको असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। इसके अलावा इस अवस्था में एक जो ये निरुद्ध अवस्था है, निरुद्ध अवस्था में हमें पुरुष और चित्त के भेद, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, पुरुष और चित्त के भेद का ज्ञान हो जाता है विवेक ख्याति के द्वारा। यानी विवेक ख्याति भी हो जाती है, और विवेक ख्याति के द्वारा चित्त और पुरुष का जो भेद है उसका साक्षात्कार, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। इस अवस्था को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। यानी इट्स अ लास्ट एंड 5 स्टेट ऑफ अवर माइंड, इट इज called niruddha avastha of our mind. In this state of mind, all the movements of our chitta are stopped. All the tendencies, all the flow of the tendencies of our chitta are stopped. No substance is allowed to pass. कोई भी पदार्थ जानने लायक नहीं रहता। The distinction between the chitta and purusha is realized by vivek khyati. Is realized by vivek khyati. What distinction between the chit and our chitta and purusha is realized by vivek khyati. And niruddha avastha is also known as asampragyat samadhi or nirbheed samadhi, asampragyat samadhi or seedless samadhi. And most important thing, in this samadhi the distinction of chitta and purusha is realized by vivek khyati.
So it's a very important talk. It's a very important point to be noted. And five application, and last, and one of the last most important point in in these uh, these state of mind, niruddha, which is it is niruddha avastha. In this state of mind, the five applications, पंचक्लेश जिसे हम कहते हैं, फाइव एप्लीकेशंस यानी पंचक्लेश, कर्माशय एंड द सीड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्सेट्रा आर स्टॉप्ड या आर डिस्ट्रॉयड, ये सभी क्या है, नष्ट हो जाते हैं, ये सभी नहीं रहते। यानी पांच कलेश, कर्माशय से युक्त जन्म मरण के ये सभी बीज जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको निर्मित समाधि यानी सीटलेस समाधि और असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में आज हमने पढ़ा कि चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की भूमियाँ कितनी हैं, 5 प्रकार की हैं, और कौन सी भूमि में कौन सा गुण की प्रधानता रहती है, किस भूमि में हमारी प्रवृत्ति जो है, नेचर कैसा रहता है चित्त का, तो ये मैंने आपको बताया। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और योग करते रहिए, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है। योग के द्वारा अपने शरीर को, स्वास्थ्य को, मन को साफ रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।